नमस्कार बच्चों। क्लास 12th में सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत अगला जो सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है कैटलिस्ट या उत्प्रेरक। अध्ययन के बिंदु इस तरह से हैं। सबसे पहले उत्प्रेरण, उत्प्रेरण के प्रकार, गुण, उत्प्रेरण का सिद्धांत, समांगीय एवं विषमांगीय उत्प्रेरण, उत्प्रेरक की विशेषताएं, जियोलाइट का आकार, वर्णनात्मक उत्प्रेरण और एंजाइम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक रिएक्शन देखते हैं। निम्न अभिक्रिया का अध्ययन करें। ताप की जो रेंज है 653 से 873 केल्विन पे हम ले रहे हैं ये। तो पहली रिएक्शन में देखते हैं पोटेशियम क्लोराइड। यह धीरे धीरे क्या बनाता है? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। कैसे बनाता है? लगभग धीरे धीरे केल्विन पर। और इसी में हम देखें सेकेंड रिएक्शन है पोटेशियम डाइक्लोराइड है ये। इसमें हम मैग्नस डाइऑक्साइड मिला दें तो यहाँ भी ऑक्सीजन ही बनेगी और पोटेशियम क्लोराइड मरेगा और क्या बनेगा? मैग्नस डाइऑक्साइड। तो सेकेंड रिएक्शन में जब 473 से 633 केल्विन पर मैग्नस डाइऑक्साइड मिलाकर गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन तीव्र गति से पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होती है और मैग्नस डाइऑक्साइड के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो दोनों रिएक्शन में से ये बताओ कि ऐसा क्या है कि यहाँ पर रिएक्शन धीरे हो रही है और ऑक्सीजन भी धीरे मिल रही है, जबकि सेकेंड वाली रिएक्शन में हमको तेज़ी से ऑक्सीजन मिल रही है। सीधा सा कारण है कि यहाँ पर हम क्या एक जो केमिकल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं ये है मैग्नस डाइऑक्साइड। ये यहाँ पर काय का कार्य कर रहा है? उत्प्रेरक का। मतलब क्रिया को क्या कर रहा है? उत्प्रेरित कर रहा है, बढ़ा रहा है। अब इसकी परिभाषा देखें। उत्प्रेरक एवं उत्प्रेरण की परिभाषा। वैज्ञानिक बर्जीलियस ने सन 1835 में अध्ययन कर बताया कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो स्वयं क्रिया में भाग नहीं लेते किंतु अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं और इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। पदार्थ को कहेंगे उत्प्रेरक जो भाग लेंगे क्रिया की वेग को बढ़ाने में, वो पदार्थ कहलाएंगे उत्प्रेरक और ये घटना कहलाएगी उत्प्रेरण। अगला हम देखें वर्धक एवं विषकारक। वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ा देते हैं जबकि विष उत्प्रेरक की सक्रियता घटा देते हैं। उदाहरण के लिए अमोनिया की हैबर प्रक्रम द्वारा उत्पादन में मॉलिब्डेनम लोहे के लिए वर्धक का कार्य करता है जो कि उत्प्रेरक की तरह प्रयुक्त होता है। तो इसमें याद रखिए वर्धक और विषकारक। नीचे रिएक्शन देखें। अमोनिया किस तरह से बन रहा है? N2+3H2 क्या बन रहा है? अमोनिया। यहाँ पर कौन कौन से हैं? FeS ये सॉलिड और मॉलिब्डेनम यहाँ पर क्या काम कर रहा है? वर्धक का। और आयरन का काम कर रहा है? उत्प्रेरक का। तो ये क्या कर रहा है? MOFe की सक्रियता को बढ़ा रहा है। उत्प्रेरण के प्रकार देखें। यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्वउत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण। और यदि समूह देखें तो इनको 2 समूह में बांटा गया है, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। हम प्रत्येक की परिभाषा और प्रत्येक के एक एक उदाहरण देख लेंगे तो यह हमारे ऑब्जेक्टिव इस तरह से बहुत सारे हल हो जाएंगे। एक एक की परिभाषाएं और एक एक का उदाहरण देख लें। सबसे पहले है समांगी उत्प्रेरण। जब अभिक्रियाक एवं उत्प्रेरक समान प्रवस्था वाले, समान प्रवस्था यानी द्रव या गैस किस देखें नीचे वाले रिएक्शन में SO2 भी गैसीय है और ऑक्सीजन भी गैसीय है और बनने वाला पदार्थ SO3 ये भी क्या है? गैसीय। और उत्प्रेरक NO भी क्या है? गैसीय। मतलब एक ही अवस्था में है,
तो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाएगा? सममांगी उत्प्रेरण कहलाएगा। सममांगी उत्प्रेरण के उदाहरण और भी हैं, लेकिन नीचे जो दिया है, शीश कक्ष विधि में नाइट्रोजन ऑक्साइड की उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड का डाइऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ये मुख्य उदाहरण है इसका। यहाँ पर हम किसके आधार पर समझाएंगे? प्रवस्था के आधार पर, या तो वो द्रव द्रव हो या गैस गैस हो, वो कहलाएगा सममांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण में देखें तो उत्प्रेरक प्रक्रम जिसमें अभिक्रियक एवं उत्प्रेरक विभिन्न प्रवस्थाओं में होते हैं, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस को, इसीलिए विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण निम्नलिखित हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसका देख रहे हैं। प्लैटिनम काला, प्लैटिनम की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड क्या बना रहा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। दोनों अभिक्रिया कारक और क्रियाफल, ये दोनों तो गैसी हैं, लेकिन उत्प्रेरक जो है वो कैसा है? प्लैटिनम सॉलिड है, मतलब प्रवस्था यहाँ पर भिन्न भिन्न है। अभिक्रियक गैसीय प्रवस्था में है और उत्प्रेरक ठोस अवस्था में। ऐसा क्या कहलाएगा? विषमांगी उत्प्रेरण कहलाएगा। धनात्मक उत्प्रेरण देखें, किसी पदार्थ की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, ऐसे पदार्थ धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं और ये घटना धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। इसका उदाहरण हम पहले भी देख चुके हैं। हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया की दर बढ़ जाती है। ये कैसा उत्प्रेरक है? धनात्मक। N2 3H2 Fe की उपस्थिति में क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक, किसी पदार्थ की उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया की दर घट जाती है, तो ऐसे पदार्थ को ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं और इस घटना को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरक और उत्प्रेरण याद रखिए, जो हम केमिकल यूज़ करेंगे वो कहलाएगा उत्प्रेरक, और जो प्रोसेस हो रही है, जो घट रही है घटना, वो कहलाएगी उत्प्रेरण। उदाहरण, फास्फोरिक अम्ल H3PO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 के अपघटन की दर धीमी हो जाती है। यहाँ पर जो फास्फोरिक अम्ल है H3PO3, ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। H2O2 के दो अणु मिलकर क्या बना रहे हैं? पानी और ऑक्सीजन। उत्प्रेरक, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय बना उत्पाद उसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे तो ऐसे उत्पाद को स्व उत्प्रेरक कहते हैं। उदाहरण है एथिल एसीटेट का जल अपघटन। यहाँ पर हम देखें तो एसिटिक अम्ल एवं एथिल अल्कोहल बनते हैं। प्रारंभ में अभिक्रिया धीमी गति से होती है, किंतु कुछ समय बाद अचानक तीव्र गति से होने लगती है, क्योंकि अभिक्रिया में बना एसिटिक अम्ल स्वयं उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। यहाँ एसिटिक अम्ल क्या है? स्व उत्प्रेरक है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COO C2H5 प्लस H2O मिलकर क्या बना रहा है? एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल। प्रेरित उत्प्रेरक, जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे तो पहली अभिक्रिया प्रेरित को, जो प्रेरित कर रही है पहली अभिक्रिया, उसको प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। उदाहरण देखें, सोडियम सल्फाइड NO2SO3 ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाती है? N2SO4 बनाती है, में ऑक्सीकृत हो जाती है, किंतु जैसे ही इसकी क्रिया करवाते हैं सोडियम आर्सेनाइड के साथ तो ये वायु से ऑक्सीकृत नहीं होता, किंतु जैसे ही इसके अंदर हम क्या डाल दें? सोडियम सल्फाइड की उपस्थिति में सोडियम आर्सेनाइड वायु द्वारा फिर से क्या हो जाती है? ऑक्सीकृत हो जाती है। यहाँ सोडियम सल्फाइड की ऑक्सीकरण अभिक्रिया सोडियम आर्सेनाइड की ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य करती है। पहली वाली में अभी ऑक्सीकृत होगा, दूसरी वाली में ऑक्सीकृत नहीं होगा, लेकिन जैसे इसमें सोडियम सल्फाइड डालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी? ऑक्सीकृत करना स्टार्ट कर देगी। तो ये वाली रिएक्शन, जो वाली रिएक्शन है, ये इसके लिए क्या काम करती है?
प्रेरणा देती है, मतलब प्रेरित करती है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रेरित उत्प्रेरक। अधिशोषण का सिद्धांत देखें। ये जो एरिया है, सरफेस एरिया मुक्त संयोजकता वाला, संयोजकता युक्त उत्प्रेरक पृष्ठ है। इसके साथ अभिक्रिया अणु ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा अभिकारिक अणु, सरफेस एरिया से जुड़ जाएगा ए बी, और क्या बना लेगा? मध्यवर्ती उत्पाद बना लेगा। और फिर उत्पाद के अणुओं से क्या होगा? विशोषण हो जाएगा, मतलब अलग हट जाएंगे। ए बी अलग उत्पाद के रूप में निकल जाएगा और उत्प्रेरक अलग निकल जाएगा। यह है अधिशोषण का सिद्धांत। इसको 1 by 1 देखें तो इस तरह से है। विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत मुक्त संयोजकता युक्त उत्प्रेरक से जुड़ता है ए प्लस बी। अभिकारी अणु का अधिशोषण हो जाता है, मध्यवर्ती प्रोडक्ट बनता है और उसके बाद उत्पाद अलग हो जाता है और उत्प्रेरक अलग हो जाता है। ये विषमांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत है। 1 by 1 देखें तो उत्प्रेरक की सतह पर अभिक्रियाओं के अणुओं का विसरण, पहले वाले में क्या होगा? सतह से ए और बी जुड़ेंगे। दूसरे में उत्प्रेरक की सतह पर अभिक्रियक अणु का अधिशोषण हो जाएगा, पूरी तरह से ये जुड़ गए इसमें ए बी। तीसरी प्रोसेस में एक मध्यवर्ती निर्माण द्वारा उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी आपस में इन दोनों की। चौथे में उत्प्रेरक की सतह से अभिक्रिया उत्पादों का विशोषण होने के बाद सतह पर दोबारा अधिक अभिक्रिया होने के लिए स्थान उपलब्ध कराएगा और यहाँ पर विशोषण की घटना होगी, ए बी उत्पाद के रूप में निकलेगा। अभिक्रिया उत्पादों का उत्प्रेरक की सतह से दूर हो जाएगा, विश्लेषण यह दूर हो जाएगा और यह उत्प्रेरक अलग चला जाएगा, उत्प्रेरक निकल जाएगा और उत्पाद अलग हो जाएगा। यह हमारा है उत्प्रेरण का सिद्धांत। इसी तरह माध्यमिक यौगिक सिद्धांत देखें तो इस सिद्धांत के अनुसार पहले उत्प्रेरक किसी एक अभिकारक के साथ क्रिया करता है और एक मध्यवर्ती यौगिक बनाता है। ये देखो A प्लस एक्स क्या बनाया? AX मध्यवर्ती यौगिक। अब दूसरे में क्या? सेकेंड स्टेप में यौगिक दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया करके क्या करेगा? AX B के साथ क्रिया करके AB और यहाँ पर X उत्प्रेरक की उपस्थिति में तीव्रता से अभिक्रिया होगी। AB उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में मंद अभिक्रिया होगी। मतलब यहाँ पर उत्प्रेरक है तो यहाँ पर तीव्र अभिक्रिया हो रही है, मतलब मध्यवर्ती यौगिक का काम कर रहा है। उत्प्रेरक यहाँ पर मुक्त हो रहा है और AB यहाँ क्रियाफल के रूप में प्राप्त हो रहा है। A प्लस एक्स, एक्स क्या है? उत्प्रेरक, मध्यवर्ती यौगिक बना। फिर AX ने B से क्रिया करी तो AB आपस में क्रिया कर लेंगे और X ने उत्प्रेरक को अलग कर देंगे। ये कहलाता है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। अभिक्रिया जो होती है उत्प्रेरक की उपस्थिति में तीव्र गति से होती है और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में मंद गति से होती है। उत्प्रेरक के मुख्य गुण देखें। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के भार व रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल इसके भौतिक रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। दूसरा गुण देखें, उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही रासायनिक क्रिया के वेग को प्रभावित करने में पर्याप्त होती है। तीसरा गुण देखें, उत्प्रेरक किसी रासायनिक क्रिया को प्रारंभ नहीं करता, केवल उसके वेग को घटा या बढ़ा सकता है। चौथा देखें तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया अर्थात अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चलने वाली विपरीत क्रियाओं को समान रूप से उत्प्रेरित करता है। पांचवा देखें तो प्रत्येक उत्प्रेरक के कार्य करने का एक अनुकूलतम ताप होता है जिस पर वो ठीक से कार्य करता है। ठोस उत्प्रेरकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं देखें तो इनमें होता है सक्रियता का गुण। उत्प्रेरक द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को त्वरित करना यानी वेग बढ़ाना ही इसकी क्रियाशीलता कहलाती है। जैसे H2 तथा O2 से क्या बनता है? H2O पानी का निर्माण होता है कि क्रिया में प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया तेज गति से होती है। H2O2 क्या बना रहे हैं? पानी। उत्प्रेरक का काम करेगा प्लेटिनम। दोनों गैस उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में लंबे समय बिना अभिक्रिया के रखी जा सकती हैं, लेकिन यदि उत्प्रेरक है तो बहुत तीव्रता से अभिक्रिया होती है। बहुत सीमा तक उत्प्रेरक की सक्रियता रसोवेषण की प्रबलता पर निर्भर करती है। सक्रिय
होने के लिए उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक पर्याप्त प्रबलता से अधिशोषित होने चाहिए। H2 और O2, यदि यहाँ पर उत्प्रेरक नहीं है तो इसको हम लंबे समय तक ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लेटिनम है तो ये सक्रिय हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, पानी बनाएंगे। ये इसका महत्वपूर्ण विशेषता है, ये कहलाती है इसकी उत्प्रेरक की सक्रियता। अगला है वर्ण क्षमता या वर्णात्मकता। किसी उत्प्रेरक की वर्णात्मकता उसकी किसी अभिक्रिया को दिशा देकर एक विशेष उत्पाद बनाने की क्षमता है। जब उन्हीं रासायनिक अवस्थाओं में अनेक उत्पाद बनना संभव हो। विभिन्न उत्प्रेरक की वर्णात्मक चयन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का ही उदाहरण लें तो CO प्लस H2O निकिल उत्प्रेरक है तो क्या बनेगा, मीथेन। और यदि हम कॉपर उत्प्रेरक लें भिन्न तो क्या बनेगा, मैथिल अल्कोहल। निष्कर्ष ये कि उत्प्रेरक के कार्य की प्रकृति अत्यधिक विशिष्ट होती है। जो उत्प्रेरक जिस अभिक्रिया के लिए बनाने के लिए वही बनेगा। निकिल का किया जाता है प्रयोग तो मीथेन ही बनेगा, और कॉपर का उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे तो मैथिल अल्कोहल ही बनेगा। ये इसकी कौन सी विशेषता कहलाती है, वर्णात्मकता या वर्ण क्षमता। नेक्स्ट है जियोलाइट। बच्चों इसमें इसके अंतर्गत हम देखें तो जियोलाइट की आकृति और वर्णात्मक उत्प्रेरण दोनों का अध्ययन करेंगे। वो उत्प्रेरक की अभिक्रिया जो उत्प्रेरक की सरंध संरचना, मतलब छोटे छोटे बारीक बारीक छिद्र संरचना एवं अभिकारक एवं उत्पाद अणुओं के साइज या आकार पर निर्भर करती है, आकार या वर्णात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। जियोलाइट की संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। यह एक प्रकार के सूक्ष्म रंध्री जटिल सिलिकेट होते हैं। उदाहरण एक दो इसमें से कर लीजिएगा, एरियोनाइट, जर्मियोलाइट, फेजोसाइट। ऑब्जेक्टिव में इनके सूत्र कभी सभी पूछ लेते हैं कि ये किसका सूत्र है, या इसका फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। ये कहलाते हैं जियोलाइट। एंजाइम उत्प्रेरक है अगला हमारा टॉपिक। एंजाइम उच्च आणविक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं की जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। वास्तव में ये उच्च अणु द्रव्यमान वाले प्रोटीन अणु हैं जो जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। ये बहुत प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं। ये अनेक जैव रासायनिक एवं कई रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे जो निम्नलिखित है। उदाहरण है पहला है सुक्रोज का प्रतिलोमन। इन्वर्टेज एंजाइम इक्षु शर्करा यानी सुक्रोज बोलते हैं इसको। तो जब ये वाला इन्वर्टेज एंजाइम प्रयोग करेंगे सुक्रोज के साथ पानी की उपस्थिति में तो ये बनाता है एक अणु ग्लूकोज और दूसरा बनाता है फ्रक्टोज। ये भी कैसे हैं, एक्वस जलीय माध्यम। दूसरा है ग्लूकोज, जब हम इसे जाइमेस एंजाइम के साथ करेंगे रिएक्ट तो ये बनाता है एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह स्टार्च को जब पानी और यहाँ पर एंजाइम दूसरा लें डाइस्टेज तो ये बनाता है माल्टोज शुगर। माल्टोज का सुक्रोज में परिवर्तन करें तो ये किसकी उपस्थिति में होता है, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग एंजाइम ही कार्य करते हैं। ये 3-4 उदाहरण है। अगला है एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। एंजाइम के कोलाइडी कणों की सतह पर बहुत सारे कोटर यानी रिक्त स्थान होते हैं। ये कोटर अभिलाक्षणिक आकृति के होते हैं एवं इनमें सक्रिय समूह जैसे NH2 एमाइड और कार्बोक्सिलिक SH और OH आदि होते हैं। ये क्रियात्मक सक्रिय समूह वास्तव में ये सतह पर उपस्थित सक्रिय केंद्र होते हैं। अभिक्रिया के अणु जिनकी परिपूरक आकृति होती है, जिसके लिए जो आकार चाहिए फिट होने के लिए, इन कोटर में एक ताले में चाबी के समान ये फिट हो जाते हैं। कि एक पर्टिकुलर ताले के लिए पर्टिकुलर चाबी होती है ना, ठीक वैसी होता है, बिना उसके नहीं होंगे। जो जिसके लिए है वो ही एंजाइम यहाँ पर कार्य करेगा, अन्यथा अभिक्रिया इसमें नहीं होगी। सक्रिय समूह की उपस्थिति के कारण यह सक्रिय संकुलित अनुपात बनाता है और विघटित होकर क्या देता है, उत्पाद बना देता है। और क्रियाविधि देखें तो ये 2 पदों में संपन्न होती है। पहली स्टेप देखें
तो संकृत संकुल बनाने के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट से आबंध बना लेता है। ई और एस, ये हमारा एंजाइम है और एस क्या है, सबस्ट्रेट यानी क्रियाकारक। एस बना। सेकंड पद में उत्पाद बनने के लिए संकृत संकुल का विघटन हो जाता है, मतलब एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अभी क्रियाफल अलग निकल जाता है। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि देखें तो ई यानी एंजाइम, सब्सट्रैक्टेड यानी हमारा जो पदार्थ है, ये हो जाएगा मध्यवर्ती यौगिक ई एस, एंजाइम और सब्सट्रैक्ट। बाद में एंजाइम अलग निकल जाएगा और उत्पाद यानी प्रोडक्ट अलग निकल जाएगा। ये देखें किस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का है सब्सट्रेट का। तो इसमें एंजाइम का इस तरह से देख रहे हैं, ये लॉक दिख रहा है और ये क्या है, चाबी। जिसका जो ताला है उसकी जो चाबी है वो ही जो इससे मैच करेगी तभी रिएक्शन होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे तो एंजाइम आपस में मिलकर पहले क्या बनाते हैं, मध्यवर्ती संकुल यौगिक, और बाद में एंजाइम अलग निकल जाता है और उत्पाद बाहर आ जाता है। उद्योगों में उत्प्रेरण देखें तो इसके जो प्रक्रम और उत्प्रेरक हैं, अमोनिया उत्पादन के लिए हैबर विधि में कौन सा उत्प्रेरक काम आता है, आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रक्रम है नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में, ओस्टवाल प्रक्रम में तो प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस, ताप है 553 केल्विन। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में देखें संपर्क कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, तो यहाँ पर भी है प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तापमान भी फिक्स है इसका 673 से लेके 723 केल्विन। ये सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए, ये ओस्टवाल विधि के लिए और ये हैबर प्रोसेस। ये तीनों विधि हमें आगे इस चैप्टर में पढ़नी है। उत्प्रेरक के अभिलक्षण देखें तो सर्वोत्तम दक्षता, एंजाइम एक अणुक अभिक्रिया के 10 लाख अणु को प्रति मिनट परिवर्तित कर सकता है। दूसरा अभिलक्षण देखें, उच्च विशिष्ट प्रकृति, प्रत्येक एंजाइम की विशिष्टता किसी एक अभिक्रिया के लिए होती है, अर्थात एक उत्प्रेरक एक से अधिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। अर्थात एंजाइम यूरेज केवल यूरिया के जल अपघटन को उत्प्रेरित करेगा, यह किसी अन्य एमाइड के जल अपघटन को उत्प्रेरित नहीं करेगा। तीसरा है इष्टतम ताप, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर देखें तो पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर एक निश्चित ताप पर, जिसे इष्टतम ताप कहते हैं, अधिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा अधिकतम हो जाती है। अनुकूल इष्टतम ताप के किसी भी और एंजाइम की सक्रियता घट जाती है। एंजाइम सक्रियता का इष्टतम ताप जो रेंज है पारस 298 से 210 केल्विन है। मानव शरीर का ताप 310 केल्विन होने पर के कारण यह एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। और अभिलक्षण देखें तो सक्रियक एवं सह एंजाइम की उपस्थिति में वर्धमान सक्रियता, एंजाइम की सक्रियता कुछ पदार्थों की उपस्थिति जिन्हें सह एंजाइम कहते हैं उनके साथ ये बढ़ जाती है। यह देखा गया है कि थोड़ा सा अप्रोटीन जैसे कि विटामिन एंजाइम के साथ उपस्थित होता है तो एंजाइम की उत्प्रेरकीय महत्वपूर्ण रूप से बढ़ जाती है। सक्रियक साधारणता, धात्विक आयन जैसे सोडियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर आदि जो आयन होते हैं, ये धात्विक आयन एंजाइम अणुओं से दुर्बल रूप से आबंधित होने पर उत्प्रेरकीय सक्रियता बढ़ा देते हैं। एमाइलेज सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में अर्थात सोडियम आयनों की उपस्थिति में उत्प्रेरकीय रूप से बहुत सक्रिय होता है। समदमक एवं विष प्रभाव देखें तो समान उत्प्रेरक के समान एंजाइम भी कुछ पदार्थों की उपस्थिति में संमिध या विषाक्त हो जाते हैं, विषैले हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। समदमक विष एंजाइम की सतह पर उपस्थित सक्रिय क्रियात्मक समूह से अन्योन क्रिया कर एंजाइम की जो कार्यविधि है उसको घटा देते हैं। प्रश्न देखें, उत्प्रेरण की परिभाषा एवं प्रकारों का वर्णन लिखें। विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण वाला सिद्धांत लिखें। ठोस उत्प्रेरक की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखें। जियोलाइट को समझाएं। उत्प्रेरण के अभिलक्षण लिखें। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि लिखें। इस तरह से क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। अच्छे से नोट्स बना लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए, नोट्स बनाइए।
अंत में SMS करिए, एस फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, एम फॉर मास्क, एस फॉर सैनिटाइजेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक